अब देखिए की दिशा क्या है जो आपका किसकी दिशा में अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो गया। चलिए देखो, कल हम यही पढ़ रहे थे परिवार नियोजन ना, परिवार नियोजन की परिभाषा कल हम बताए थे। देखिए सबसे पहले आप इसके विषय में जानिए जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है, जनन में क्या होता है, अपनी समान संतान उत्पन्न करना। हाँ, जनन मीन्स होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। स्वास्थ्य मीन्स क्या होता है, मतलब स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ ना। देखिए अब यहाँ पे आपको जानना है कि जनन स्वास्थ्य मतलब जनन से संबंधित जितने भी रोग हैं ना, और जनन में अपने समान संतान उत्पन्न करना मतलब संतान उत्पन्न कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए। यहाँ पे परिवार नियोजन पढ़ना है। परिवार नियोजन मतलब परिवार को नियंत्रित करना, संतानों उत्पत्ति की दर को कम करने या नियंत्रित करने की प्लानिंग जो की जाती है, योजना जो बनाई जाती है, वो किसके अंतर्गत बनाई जाती है, परिवार नियोजन के अंतर्गत बनाई जाती है। परिवार नियोजन में ही सरकार के द्वारा क्या चला है, क्या चला है बताइए, परिवार सरकार के द्वारा एक नारा चलता है। कौन सा नारा चलता है, कौन सा नारा चलता है, हम दो हमारे दो, क्या, हम दो हमारे दो। लेकिन समाज में क्या हो रहा है, हम दो हमारे चार, हम दो हमारे चार, ये चल रहा है न। लेकिन सरकार के द्वारा क्या है आदेश, हम दो हमारे दो, मत बस क्या हम रहे और हमारे मतलब जैसे पार्टनर, जैसे पति पत्नी और प्लस उनके 2 बच्चे ना, इतना है तब तक तो ठीक है। लेकिन अपवाद में हम दो हमारे चार का जो नारा चलता है गलत बात है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा नारा भी लगाया गया है। बस किसी तरह से आप क्या करिए कि जनसंख्या को नियंत्रित करिए। जब जनसंख्या की नियंत्रित हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सब प्रक्रियाएं ठीक हो जाएगी। हमने बताया था कि आज़ादी के समय, सुन लीजिए, आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ थी। लेकिन 2011 की जनगणना में क्या दिखा गया, 131 करोड़ हो गई। देखिए जब 2011 की जनगणना में 131 करोड़ है तो इस समय क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, अर्थात 121 का डबल होने की संभावना है, ठीक है। डबल होने की संभावना, अभी जनगणना नहीं हुई है, ठीक है, 2011 का हुई है, अभी हुई नहीं है। तो यहाँ पे जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि कर रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि का कारण आप समझ ही रहे हैं, क्या है जनसंख्या वृद्धि का कारण, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में बढ़ोतरी ना। उसके लिए देखिए सरकार के द्वारा कई नियम चलाए गए हैं कि मतलब किसी कारण से हम क्या कर देते हैं, गर्भ को रोक दें, क्या, गर्भ को रोक दें। अब जब गर्भ को रोक दिया जाएगा ना एक निश्चित अनुमान तक, ये नहीं कि हाँ एकदम से रोक दिया जाएगा ना, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कई प्लानिंग की गई है ना। उसके लिए आपको पढ़ना क्या है, इसमें फर्स्ट हेडिंग क्या थी, हाँ इसमें देखिए पहली हेडिंग थी आपकी गर्भ निरोधक, क्या, गर्भ निरोधक, जिससे हम क्या करते हैं कोष्टक में, हाँ गर्भ को रोकना। अब देखिए गर्भ को रोकने के लिए क्या बताया गया था, इसमें कुछ आयुडी का नाम बताया गया, क्या, हाँ आयुडी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस ना। ये देखिए इंट्रा यूटेरियन डिवाइस ये क्या होता है, एक यंत्र होता है, क्या होता है, एक यंत्र होता है। और वो यंत्र किसका बना होता है बताइए, हाँ कॉपर, स्टील या प्लास्टिक का बना होता है ना। ये कॉपर, स्टील, तांबे का बना होता है, तांबा नहीं है, कॉपर, स्टील, प्लास्टिक का बना होता है, जिसको
क्या किया जाता है, गर्भाशय की गुहा में क्या, गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। फिट कर दिया जाता है। ठीक है, फिट कर दिया जाता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कुछ आईयूडी के नाम। क्या, कुछ आईयूडी के नाम, मतलब वो कौन कौन से डिवाइस हैं जो गर्भाशय की गुहा में फिट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने बताए थे हमारे कुछ क्या हैं, आयन रिलीज, क्या, आयन रिलीज करते हैं करने वाले आईयूडी का नाम। का नाम ना, कॉपर आयन रिलीज करने वाले आईयूडी का नाम। एग्जाम्पल जिस क्या है, कॉपर टी, कॉपर हाँ। 375, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर 7 और 375, हाँ मल्टी लोड 375, 375। ये देखिए और भी होते हैं लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। ये कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर मल्टी लोड 375, ये क्या होते हैं, आयन रिलीज करने वाले आईयूडी होते हैं। ये आईयूडी को क्या किया जाता है, गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। ये टी शेप के भी होते हैं, टी आकार के होते हैं। अब इसको फिट कैसे किया जाता है देख लीजिए। नंबर 1 क्या था, जैसे आपका कॉपर टी हम लेते हैं तो ये गर्भाशय की गुहा में कुछ इस तरह फिट किए जाते हैं। गर्भाशय के बीचों बीच में ऐसे कुछ टी शेप का होता भी है और इसी तरह गर्भाशय के गुहा में लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु यहाँ से तो आते हैं लेकिन आयन रिलीज होने के नाते यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अर्थात शुक्राणु अंडाणु के स्थान तक पहुँच नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये टी शेप का भी होता भी है। उसके बाद हमने बताया था कुछ ऐसे आईयूडी हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या, हाँ हार्मोन रिलीज करने वाले आईयूडी ना, हार्मोन रिलीज करने वाले आईयूडी। इसमें एग्जाम्पल हमने बताया था क्या है, LNG20, क्या LNG20 और क्या था, हाँ प्रोजेस्टा सर्ट या जर्ट ना, प्रोजेस्टा सर्ट या जर्ट। ये क्या किया जाता है, ये भी गर्भाशय की गुहा में ही फिट कर दिया जाता है। ये गर्भाशय की गुहा में भी फिट कर दिया जाता है। जैसे ही शुक्राणु यहाँ पे आते हैं और ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। अब इसमें यही देखा गया कि अगर किसी कारण से किसी तरह शुक्राणु अंडाणु से निषेचित हो जाता है, उसके बाद जब निषेचित अंडा क्या हो जाता है, गर्भाशय की गुहा में अंतरोपण के लिए जाता है, तो वहाँ से ये LNG20 या प्रोजेस्टा सर्ट, इसके कारण ये हार्मोन रिलीज करने वाले आईयूडी होते हैं जो उस जाइगोट को क्या कर देते हैं, अंतरोपण होने से दूर कर देते हैं, यानी वहाँ से उसे अंतरोपण होने नहीं देते हैं। अतः गर्भाशय की दीवार को अनसुटेबल बना देते हैं ना, निष्क्रिय बना देते हैं और भ्रूण जो है वहाँ पे रोपित नहीं हो पाता। ठीक, ये आपका 2 था गर्भ निरोधक। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, हाँ ये देखिए नंबर 1 क्या था आपका, आईयूडी था। क्या था, हाँ आईयूडी था। और इसी में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं क्या, इस दूसरे पॉइंट को हम पढ़ते हैं क्या, शल्य क्रियात्मक विधि। क्या, शल्य क्रियात्मक विधि। शल्य क्रियात्मक विधि, शल्य क्रियात्मक विधि ये ऐसा होता है, ये नर में अलग किया जाता है और मादा में अलग प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नर में शल्य क्रियात्मक विधि को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ वैसेक्टोमी। और मादा में शल्य क्रियात्मक विधि को क्या कहते हैं, हाँ ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए वैसेक्टोमी नर में कैसे किया जाता है,
नर में वाइसोक्टोमी कैसे प्रयोग किया जाता है? ये क्या होता है, जो वृषण से निकलने वाली जो सहायक नलियां होती हैं ना, जो वृषण से निकलने वाली जो सहायक नलियां होती हैं, उस सहायक नली को क्या होता है, उसमें कई नाम बताए थे, जिससे क्या है, रीट टेस्टिस है, क्या रीट टेस्टिस है, उसके बाद क्या है, शुक्रवाहिका है, और उसके बाद क्या है, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण है, उसके बाद क्या है, शुक्रवाहिनी है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि वाइसोक्टोमी में नर के वृषण से निकलने वाली जो नली होती है, उस नली को, जैसे शुक्रवाहिनी नली को बीच से काट करके, क्या बीच से काट करके, ऐसे काट करके अलग अलग से क्या कर दिया जाता है, इसे बांध दिया जाता है, जिससे युग्मक तो बनता है, शुक्राणु तो बनता है, निकल करके आता है, लेकिन वहाँ बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि शुक्राणु कहाँ तक पहुँच नहीं पाते, अंडाणु तक पहुँच नहीं पाते हैं, अर्थात इसे क्या हम कहते हैं, वाइसोक्टोमी। अर्थात नर में शुक्रवाहिनी नली को काट करके बांध देना ही क्या कहलाता है, वाइसोक्टोमी ना। इसी को देखिए यहाँ पे जो हमने अभी बताया था कि शल्य क्रियात्मक विधि को एक साधारण नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं, ठीक है। ये पुरुषों में अलग और महिलाओं में अलग प्रकार से किया जाता है। पुरुषों में शुक्राणु से निकल जो है वृषण से निकलने वाली शुक्रवाहिनी नली को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इसमें जो है महिलाओं में क्या होता है, इसमें ट्यूबेक्टोमी होता है, क्या ट्यूबेक्टोमी होता है। इसमें ट्यूब से क्या है ट्यूब से फैलोपियन ट्यूब है। इसमें क्या होता है, जो मादा जनन अंग में जो सहायक क्या होते हैं, क्या सहायक में जो अंडवाहिनी होती है, क्या, हाँ, अंडवाहिनी होती है। इस अंडवाहिनी को दोनों तरफ से काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय में क्या, जिससे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण तो होता है, लेकिन ये कहाँ पर, कि यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, लेकिन जहाँ पर बांधा रहता है वहीं तक रुक जाते हैं, अर्थात ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। मतलब मादा में फैलोपियन ट्यूब की नली को काट करके दोनों तरफ से बांध दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक। ये दूसरा था। और इसके बाद कौन सी हेडिंग है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। हाँ, इसमें देखिए सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, साधारण भाषा में क्या कहते हैं, MTP ना। मतलब इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, हाँ, प्रेगनेंसी ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, MTP। इसमें क्या होता है, इसे और एक नाम से जानते हैं ना, इसे साधारण नाम से किसे जानते हैं, हाँ, एबोर्शन, क्या, एबोर्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं, ठीक है। ये देखिए गर्भपात मतलब कि यहाँ पे महिलाओं में क्या होता है, शुक्राणु का निषेचन, किसका, अंडाणु का निषेचन, शुक्राणु से निषेचन तो हो जाता है ना, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। मतलब क्या, जाइगोट बन चुका है और वो जानते हैं
कि हम उसे बच्चे को एक जन्म न दें ना। मतलब साधारण सी भाषा में अगर आप कहेंगे कि मतलब वह स्त्री क्या, वह स्त्री गर्भवती तो हो गई है लेकिन अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, उसके लिए ये अपनाया गया है क्या, एबॉर्शन। एबॉर्शन की प्रक्रिया करवा लिया जाता है और एबॉर्शन का करवाने का एक निश्चित अपना समय होता है जिसे क्या कहते हैं, 12 सप्ताह। क्या, हाँ, 12 सप्ताह के अंदर एबॉर्शन करवाना उचित होता है, नहीं तो बच्चे के लिए और उसकी माँ के लिए दोनों के लिए खतरा बन सकता है। ठीक, ये क्या होता है, एबॉर्शन होता है। इसके बाद कौन सी टॉपिक थी, हाँ देखिए, बंध्यता। बंध्यता मीन्स क्या होता है, बताइए। देखिए, बंध्यता का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं, क्या, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं, क्या बताइए, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। ठीक, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, किसी कारण बस क्या होता है, वो संतानों उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं ना। ये कारण सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी, और महिलाओं या पुरुष दोनों में हो सकती है। ठीक, दोनों में हो सकती है। तो कभी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ सिर्फ महिला के अंदर ही क्या है, ये कमी है तो संतान को उत्पन्न कर नहीं सकती। एक गलत बात है, ये क्या हो जाता है, ये दोनों में कमी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पुरुष में क्या हो जाता है, पुरुष में क्या कमी हो सकती है कि मतलब शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए ना, क्या शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो, तब पर भी ये निश्चित नहीं है। अगर मादा में कोई सहायक अंग या गड़बड़ है, जैसे फैलोपियन ट्यूब हुआ, फिमरी लायक नहीं है पकड़ने के, गर्भाशय लायक नहीं है न बच्चे को पाल सके 9 महीने तक, तमाम प्रकार के जो है परेशानियां होती हैं। तो लेकिन हमारे सरकार के द्वारा एक क्या नियम अपनाया गया है, क्या, हाँ, एक नियम अपनाया गया है, जिस नियम के अनुसार हम जिस स्त्री में संतान जन्म नहीं हो पा रही है उसमें भी हम क्या करते हैं, करा सकते हैं। जिसको क्या अपनाया गया है, परख नली शिशु। क्या, हाँ, परख नली शिशु। इसमें क्या होता है कि परख नली शिशु के माध्यम से हम उस स्त्री में संतानों उत्पत्ति को हम करा सकते हैं। ठीक है, अब संतानों उत्पत्ति परख नली शिशु में होता क्या है, यहाँ पे परख नली शिशु में नर और मादा का क्या, नर और मादा के, नर से शुक्राणु को निकाला जाता है और मादा के अंदर से अंडाणु को निकाला जाता है। इन दोनों को निकाल करके क्या करते हैं, इन दोनों को निकाल करके लैब में, क्या, लैब में यानी परख नली में, क्या, परख नली में क्या कर देते हैं, जैसे परख नली है इसमें शुक्राणु और अंडाणु को दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, निषेचित करके क्या बना लेते हैं, हाँ, जाइगोट बना लेते हैं। अब जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट क्या, पहले हम बताए थे कि जाइगोट विभाजन करता है, फर्स्ट विजिलन, सेकंड विजिलन, थर्ड विजिलन होता है। उसमें इस जाइगोट की क्या होती थी, ब्लास्टोमियर की संख्या बनती थी, क्या, हाँ, ब्लास्टोमियर की संख्या बनाता था। तो वही देखा जाता है कि ब्लास्टोमियर की संख्या कितने आधार पर क्या है, कितनी संख्या हो गई है। अगर इसे 8 से 16 है तो उसे हम डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब, अगर मान लीजिए फिमरी गड़बड़ है तो फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब भी गड़बड़ है तो क्या, इस ब्लास्टोमियर की संख्या को और विभाजन होने देते हैं, अर्थात 64 का विभाजन या 32 का विभाजन हो जाता है। तो उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से कहाँ पे छोड़ देते हैं, गर्भाशय में छोड़ देते हैं, और वो क्या कर देता है, जाइगोट जा करके वहाँ पे अंतरोपण हो जाता है और स्त्री गर्भवती हो सकती है। इस ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर, क्या, ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर 2 प्रकार से परख नली शिशु कराया जाता है। नंबर 1 होता है ZIFT, क्या, ZIFT, और एक होता है क्या, IUT, क्या, IUT। मतलब
देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जाइगोट इंट्रा हाँ फैलोपियन ट्रांसफर ना। देखिए जब ब्लास्टोमियर की संख्या यहाँ जो हम ट्यूब में बना जाइगोट का विभाजन होने के लिए छोड़े हैं, वो विभाजन जब ब्लास्टोमियर की संख्या 8 में हो जाए, क्या 8 ब्लास्टोमियर की संख्या बन जाता है, तो उसे देखिए जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, यानी 8 ब्लास्टोमियर की संख्या जाइगोट जब बना लेता है, उसे डायरेक्ट रूप से किसमें हम छोड़ देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं, जिससे फैलोपियन ट्यूब में वो जा करके आगे का विभाजन करके जा करके गर्भाशय से अंतरोपण हो जाता है। लेकिन जो आईयूटी है ये क्या है? इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर ना। इसमें देखिए जब 16, 32 या 64 क्या जब 16, 32 या 64 की संख्या में क्या जाइगोट विभाजन हो जाता है, ब्लास्टोमियर की संख्या 16, 32, 64 हो जाता है, उस ब्लास्टोमियर को हम कहाँ पे डायरेक्ट छोड़ देते हैं? यूटेरियन में क्या होता है? गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। और गर्भाशय में छोड़ने के बाद वो क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच होकर के क्या हो जाता है? अंतरोपण हो जाता है। तो इस तरह से देखिए पैराग्लाइसिस को हम 2 तरीके से कराते हैं, ZIFT और आईयूटी ना। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। ये ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर किया जाता है। ये एक लैब प्रोसेस है। लैब में शुक्राणु और अंडाणु को रखा जाता है, वहाँ निषेचित जब हो जाता है जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट का विभाजन होता है ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर, विभाजन के कारण जब ब्लास्टोमियर की संख्या 8 होती है तो उसे डायरेक्टली हम फैलोपियन ट्यूब में छोड़ते हैं, यानी इसका प्रयोग करेंगे, ZIFT का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यही ब्लास्टोमियर की संख्या 16, 32 या 64 की संख्या में हो जाता है तो हम IUT का प्रयोग करेंगे। ये डायरेक्ट यूटेरिन या गर्भाशय में हम छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पे क्या हो जाता है? अंतरोपण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है और एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक, इसी में एक और है, हाँ इसमें 2 है, ठीक है 2 है। अब इसके बाद देखिए, इसको अभी लिखा रहे समझ लीजिए, उसके बाद लिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक दिन बताया था, याद होगा आपको, कि मतलब कहीं से भी कोई कमी हो लेकिन हर कमी का निराकरण है ना। उस दिन देखिए हम बताए थे कि अगर मान लीजिए मादा के अंदर कोई भी आर्गन गड़बड़ है, क्या देखिए यही बताए थे कि अगर बाय चांस किसी भी आर्गन में कोई कमी होती है, कहीं भी कमी होती है, तो सबका निराकरण अवश्य है। ये नहीं है कि हाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया, गर्भाशय गड़बड़ हो गया, फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ हो गया, इसका फिमरी गड़बड़ हो गया तो माँ गर्भवती नहीं बन सकती, महिला गर्भवती नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पे हर कारण का क्या है? निराकरण है। अब निराकरण देखिए, हमने कहा था कि जब अंडाशय से अंडाणु बन जाता है, अगर देखिए ये सक्रिय है, अंडाशय सक्रिय है और अंडाणु को बनाने में सक्षम है, तो जब ये अंडाणु को बनाएगा तो ये फिमरी पकड़ करके किसमें छोड़ देगी? फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देगी, और ये फैलोपियन ट्यूब में होकर के जा करके कहाँ पहुँच जाएगा? ना कुंभिका संकीर्ण स्थल पर पहुँच जाएगा। तो लेकिन अगर बाई चांस ये देखिए इसकी फिमरी जो है क्या है? गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो अंडाशय से अंडाणु को निकाला जाता है, निकाल करके फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। मतलब ये फिमरी अगर गड़बड़ है तब पर भी हम क्या कर सकते हैं कि अंडाणु को डायरेक्ट रूप से फैलोपियन ट्यूब में छोड़ सकते हैं। लेकिन ये अगर फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ है, क्या फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ है और हमारी फिमरी सही है, तो हम अंडाणु को फिमरी तो पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ कर इसमें छोड़ेगी और ये इसमें क्या हो जाता है? किसी इन्फेक्शन के कारण या सूजन के कारण ये फैलोपियन ट्यूब सही नहीं है, अंडाणु को वहाँ तक नहीं ले जा सकती है, तब पर भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन तब पर भी हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से अंडाणु को निकाल करके डायरेक्ट रूप से हम गर्भाशय में भी छोड़ सकते हैं। अब गर्भाशय में कैसे छोड़ेंगे? पीछे भी आपने पैराग्लाइसिस शिशु के माध्यम से पढ़ा, क्योंकि कारण वही है कि चाहे ये गड़बड़ हो चाहे ये गड़बड़ हो ना। तो अगर देखिए
फिमरी गड़बड़ पकड़ने के लायक नहीं है या फैलोपियन ट्यूब उस लायक नहीं है जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सके, तो ZIFT का और IUD का प्रयोग करेंगे। ZIFT का प्रयोग कब करेंगे? अगर ये फिमरी गड़बड़ है, फैलोपियन ट्यूब सही है, तो हम ZIFT के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं। अगर यही गड़बड़ है, जब यही गड़बड़ है तो ब्लास्टोमियर की संख्या और बढ़ा करके हम डायरेक्ट रूप से यहाँ पे गर्भाशय में छोड़ देते हैं ना। लेकिन बाय चांस ये सही है, फिमरी सही है, अंडाशय उस लायक है, अंडाणु का निर्माण कर सकता है, फैलोपियन ट्यूब सही है, अंडाणु को अपने अस्थमा जंक्शन तक पहुंचा सकता है, लेकिन गर्भाशय हमारा उस लायक नहीं है कि क्या कि 9 माह तक एक बच्चे को पाल सके ना। तो जब यहाँ पे गर्भाशय ही पूरा गड़बड़ है, मतलब ये गर्भाशय क्या कारण हो सकता है? इन्फेक्शन के कारण, सूजन के कारण, या उनमें कुछ ऐसे हार्मोन निकल रहे हैं जो इनको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं, उस लायक नहीं कर पाते हैं। तो इस महिला में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जब गर्भाशय, क्योंकि गर्भाशय एक ही है और इसके लिए कोई आधार नहीं है कि हाँ दूसरा फिट कर दिया जाए, नया गर्भाशय तुरंत ना, तो यहाँ पे ये गड़बड़ होता है। तब हम जब गर्भाशय गड़बड़ हो जाता है तब पर भी हमारे लिए एक उपाय बचा है। क्या एक उपाय बचा है? वो उपाय कौन सा है? वो उपाय है क्या? सरोगेट माँ का। क्या? हाँ, सरोगेट माँ, सरोगेट माँ। तब हम इसका सहारा लेते हैं। अब ये सरोगेट माँ क्या होती है? अब ये सरोगेट माँ क्या होती है? देखिए, ये सरोगेट माँ के आधार में हम क्या करते हैं कि पति पत्नी का अंडाणु और शुक्राणु को लेते हैं, लेकर के उसे लैब में क्या किया जाता है? सांद्रित करके, वो भी जैसे हमने कहा ब्लास्टोमियर की संख्या ना, यानी जाइगोट बनाया जाता है और जाइगोट बना करके किसी दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। जब इसमें छोड़ दिया जाता है तो जाइगोट विभाजन करके आगे की संख्या को आकर के अंतरोपित हो जाता है और वहाँ पे बच्चे का जन्म होता है। बस क्या रहता है कि पति पत्नी का शुक्राणु और अंडाणु तो होता है, लेकिन उसके बच्चे को पालने वाली कोई दूसरी महिला होती है ना, कोई दूसरी महिला होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा, और इसी में एक प्रोसेस और है आपका GIFT। क्या है? हाँ हाँ बोलिए। क्या? जब अंडाशय उस लायक नहीं है, अंडाणु का निर्माण नहीं, तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। तब यही सर्किट में रहता है। ठीक है। तब वो क्या हो जाता है ना, आर्टिफिशियल। जैसे आर्टिफिशियल, इस समय अगर आप आर्टिफिशियल देखना चाहते हैं, देखिए पशु में ना, पशु में कराया जा रहा है नहीं ना, ये सब आर्टिफिशियल लेकर के डायरेक्ट बना लेकर के घूमते हैं ना, डायरेक्ट बना देखिए इतना बड़ा सिरिंज होती है ना, हाँ सीमन, जैसे सीमन चढ़ाते हैं ना, कहते हैं पशुओं में ये प्रयोग किया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल के माध्यम से। अब अगर भाई वो चाहते हैं तो बस वही रहेगा कि न तो आगे चल करके न तो माता का चेहरा मिलेगा, न पिता का मिलेगा, कोई अलग ही मिलेगा ना, सिर्फ नाम माता का रह जाएगा कि हाँ उसका बच्चा है ना। क्या देखिए एक प्रोसेस और इसी में GIFT। क्या? GIFT। अब GIFT ये भी देखिए एक प्रोसेस है। देखिए GIFT ये भी एक प्रोसेस है, सुन लीजिए। GIFT ये क्या है? गैमीट। क्या? हाँ, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये नहीं बताए थे ना, ये नहीं बताए होंगे, ये नहीं बताए, आगे चल रहा है। अब देखिए ये गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या है? अब देखिए यहाँ से गैमीट, गैमीट मीन्स क्या होता है? गैमीट मीन्स क्या होता है? वही युग्मक ना। हाँ हाँ समझ रहे ना। अब देखिए एक प्रोसेस यही है और लिख लीजिए, उसके बाद बता देंगे। अब ये गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या है कि जब किसी महिला में, क्या? जब किसी महिला में जो ये क्या है ना, अब देखिए ये अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ, लेकिन फिमरी लायक नहीं है कि हम उसको पकड़ लें ना। जब फिमरी क्या है?
नहीं पकड़ पा रही है अंडाणु को, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? GIFT का प्रयोग किया जाता है। GIFT जी मीन्स होता है क्या? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ना। बात वही है क्या कि इसी गैमीट को अंडाणु को ही गैमीट बोलेंगे ना, युग्मक है, तो इसी युग्मक को क्या किया जाता है? निकाल करके डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। मतलब इनका कम समाप्त कर दिया जाता है कि आप रहिए न रहिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मतलब नहीं है यानी आप रहो या न रहो, हम डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? युग्मक को निकाल करके फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे, ये अपना प्रोसेस आगे का प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। बस यही है आपका GIFT। देखिए इसमें 2 टॉपिक और है, 2 नियम और पढ़ लीजिए, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना। देखिए एक है जैसे अभी तक आपने जो देखा सो देखा, अब एक और आता है कृत्रिम गर्भाधान। क्या? कृत्रिम गर्भाधान। अब देखिए कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या? कृत्रिम गर्भाधान ना, कृत्रिम गर्भाधान। अब कृत्रिम देखिए आर्टिफिशियल गर्भाधान ना, अब इस किस में कराया जाता है? ये पुरुषों में कराया जाता है। क्या? किस में कराया जाता है? पुरुषों में कराया जाता है। अब पुरुषों में कैसे किया जाता है कि मतलब इसमें यही दिखाया गया है कि जब पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। क्या? जब पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो कम शुक्राणु होने के कारण वो बहुत तेजी से गतिशील नहीं हो पाते और कहाँ पर नहीं पहुँच पाते? हाँ बहुत सही, अस्थमत जंक्शन पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, और जब नहीं पहुँच पाते तो शुक्राणु से क्या हो जाते हैं? निषेचन नहीं कर पाते हैं। तो जब पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम हो न, तब क्या किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणु को निकाल कर पुरुष के शुक्राणु को निकाल कर लैब में हम क्या कर देते हैं? ट्यूब में रख देते हैं और उसे एक निश्चित तापमान पर रखते हैं। और जब पुरुष के शुक्राणु में की संख्या में क्योंकि कमी है तो उसे कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बहुत गाढ़ा हो जाता है और शुक्राणुओं की संख्या इसमें बढ़ जाती है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। और जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है तब उसे कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? ये वेजाइना के माध्यम से गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे ये अत्यधिक गतिशील हो करके क्या हो जाते हैं? अस्थमत जंक्शन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से अंडाणु से निषेचित कर जाते हैं। ठीक, यही क्या है आपका? यही क्या है? शुक्राणुओं को लैब में निकाल करके लैब में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाना तथा गर्भाशय की गुहा में छोड़ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक और है इसी में आपका, ये है उल्बवेधन। क्या? उल्बवेधन। हाँ देखिए उल्बवेधन क्या है? उल्बवेधन की अंग्रेजी क्या होती है? देखिए उल्बवेधन क्या है ना, अब आप ध्यान में होगा क्या? जो ध्यान में पीछे हम बताए थे, कहाँ पे बताए थे? देखिए जब हम गर्भाशय में पल रहे बच्चे को देखिए इंडोमेट्रियम लाइन, जब यहाँ पे भ्रूण अंतररूपित हो गया था, क्या ना भ्रूण अंतररूपित हो रहा था, तो हमने बताया था कि सबसे बाहरी परत का क्या नाम था? कोरियोन। क्या नाम था? कोरियोन।
ये सबसे बाहरी परत का कोरियोन था, उसके नीचे हम बताए थे क्या था, एमनियोन था। क्या? एमनियोन था। तो देखिए यही एमनियोन क्या है, एमनियो सिंथेटिक है, मतलब जब, और यहाँ देखिए भ्रूण और ये एमनियोन परत के बीच में एक खाली गुहा पाई जा रही है ना। हमने बताया था इस गुहा में एक द्रव भरा होता है। क्या द्रव भरा होता है? जिस द्रव को हम क्या कहते हैं? हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं ना, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और हमने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जब बच्चे की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं तो हम करते क्या हैं, इंजेक्शन के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, निकालते हैं। और निकाल करके उसमें किसकी जांच करते हैं, बच्चे की, एक तो लिंग की जांच करते हैं। क्या? लिंग की जांच करते हैं। दूसरा क्या, बीमारियों, हाँ, आनुवंशिक बीमारियों को जांच करते हैं। और बच्चा, हाँ, लिंग की जांच का मतलब वही है क्या, कि बच्चा नर है या मादा है ना, नर या मादा है। बस यही है क्या, कि उलवेधन मतलब कि उम्नियोधक प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चे के अंदर से, भ्रूण के अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसके आनुवंशिक बीमारियां ना, आनुवंशिक बीमारियां और लिंग की जांच करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उलवेधन कहते हैं। क्या? उलवेधन कहते हैं। जो क्या है, पूरी तरह से बंद है, क्योंकि इसमें सब पता लगा लेते हैं कि बच्चा नर है या मादा है। तो अगर मादा है, कई लोग एबॉर्शन करवा देते हैं ना, इसीलिए ये आपके भारत में पूरी तरह से बंद हो गया है। अब देखिए इसी का उपयोग, देखिए उलवेधन का दुरुपयोग। क्या? दुरुपयोग में यही आप पढ़ेंगे कि मतलब उलवेधन का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। अब दुरुपयोग यही है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अब बच्चे की कोई एमनियो सिंथेटिक फ्लूइड को निकालते हैं, और निकालने के बाद क्या उसमें जांच कर लेते हैं कि नर है या मादा है। अगर मादा रहती है उसी एबॉर्शन करवा देते हैं, नर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, चलिए जन्म देने जाने दीजिए, जन्म होगा ना। अब यही देखिए कारण है कि चेक कर लेते हैं कि नर है या मादा है, और उसके बाद एबॉर्शन करवा देते हैं। यही क्या है, उसका दुरुपयोग है। इसीलिए भारत में क्या है, पूरी तरह से। ये पूरा अब क्या पढ़ना है आपको, सुन लीजिए। क्या इसमें अब पढ़ना है, यौन संचारित रोग। क्या? हाँ,